मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया। और देखिए, ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हमेशा सही जगह पर आयोजित होता है। ये जो होटल है ये नीति मार्ग पर है, ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है और ये चाणक्यपुरी में है। तो जो सारे ब्राह्मणों के गुण हैं, नीति से चलना, सभी समाज के साथ डिप्लोमेसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना और चाणक्य की बुद्धि से काम करना, ये तीनों चीज़ों को एक साथ लाने का काम यहाँ पर हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत सही वक्त पर ब्रह्मोद्योग का कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी ब्राह्मणों की संगठनाएं हैं, मैं कई कार्यक्रमों में गया, अलग अलग प्रकार की संगठनाएं चलती है, कई कार्यक्रमों में गया। प्रहलाद जी, एक चीज़ मुझे सारी ब्राह्मण संगठनाओं के कार्यक्रमों में देखने को मिली, और ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को दिया है। हम देने का काम करते हैं और आज भी ये जो एक देने की परंपरा है उसको कायम करना और हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी मांगने वालों की जगह देने वाले कैसे बने, इस प्रकार से प्रशिक्षित करना, यही मैं ऐसा मानता हूँ कि इस ब्रह्मोद्योग की एक अपेक्षा है और उसी दृष्टि से हमने इसको शुरू किया है। और वैसे भी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि शायद देश में संख्या से ब्राह्मण कम होंगे, लेकिन ब्राह्मणों में एक क्षमता है कि समाज रूपी दूध में ब्राह्मण मिला दिया जाए तो शक्कर का काम करता है और समाज की मिठास बढ़ाता है। हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी परंपराएं हैं, इनको किस तरह से हम हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हमारे शास्त्रों ने हमको ये भी सिखाया है कि समय के साथ बदलना पड़ता है। देखिए, जो समय होता है, ये समय हमेशा कुछ नए मूल्य तैयार करता है और अपने जीवन काल में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं और कुछ समय के साथ बदलने वाले मूल्य होते हैं। जहाँ एक और शाश्वत मूल्यों को हमारे बीच हमको शाश्वतता के साथ संभाल कर रखना है, वही 21वीं शताब्दी ने जो मूल्य तैयार किए हैं, उन मूल्यों को भी हमें अपनाना होगा। अन्यथा जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि समय के साथ जो नहीं चलते वो समाप्त हो जाते हैं, और समय के साथ चलते हुए भी शाश्वत मूल्यों को जो जतन करते हैं वही विजय की ओर जाते हैं। और इसलिए विजय की ओर जाने वाला समाज आज हमें तैयार करना है। कई बार हमारे ब्राह्मण युवाओं में मुझे एक निराशा दिखती है, क्या होगा, कैसे होगा, अवसर नहीं है। तब मैं कहता हूं कि थोड़ा नजरिया बदल कर देखें, जिसकी बहुत अच्छी बात प्रहलाद जी ने कही कि हम लोग माइंडसेट बदल कर देखें तो अवसरों की कमी नहीं है।
हम भेड़चाल अगर चले, सारे एक दिशा में जा रहे हैं तो हमको भी उसी दिशा में जाना है, इस प्रकार की बात को अगर हमारे युवा करे तो मुझे लगता नहीं कि वो प्रगति कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा लीक से हटकर विचार करें तो संभावनाएं बहुत है। और आखिर ये जो कुंठा तैयार होती है, अवसरों की कमी के कारण होती है। और अवसरों की कमी क्यों है? क्योंकि हम एक बृहद नज़र से और नज़रिए से अवसरों की ओर देखना नहीं चाहते। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे विचारों का, हमारे नज़रिए का भी विस्तार हो और हम ये समझें कि कौन से और ऐसे अवसर है कि जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रह्मोद्योग के माध्यम से उन्हीं अवसरों की ओर हम लोग हमारे युवाओं को, हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं। आज 21वीं शताब्दी में जिस प्रकार से अवसर बदल रहे हैं और नए अवसर तैयार हो रहे हैं, इन अवसरों को समाज तक हमको पहुंचाना होगा। एक बहुत अच्छी बात प्रहलाद जी ने हमारे सामने कही, ये जो पोस्ट कोविड दुनिया है, ये दुनिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तैयार कर रही है। भारत को आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। आज हम देखते हैं कि कोविड के समय जिस प्रकार की चीन की गतिविधियां रही, साधारणतः 30 साल चीन ने जो प्रगति की, उसमें 25 साल चीन ये दुनिया की फैक्ट्री बना और दुनिया की सप्लाई चेन ये चीन के भरोसे खड़ी हुई। और जब ये दुनिया के सारे देशों के उद्योगों को ध्यान में आया कि चीन की नीतियां जिस प्रकार की है, एक कोविड में सारी की सारी सप्लाई चेन को पूरे तरीके से खत्म करने का काम जिस प्रकार से चीन ने किया और दुनिया के उद्योगों के सामने मंदी आई, दुनिया के उद्योगों में एक डिसरप्शन आया, इसके कारण और उसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण किस प्रकार की परिस्थिति कौन से भी समय आ सकती है, ये सारी चीज़ें के मद्देनज़र आज दुनिया के सारे देशों के बड़े उद्योग ये कहते हैं कि एक नई पॉलिसी लानी चाहिए, China+1। अब सप्लाई चेन के लिए हम चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, +1 पॉलिसी हमको करनी है, हम किसी और देश में जाना चाहते हैं। और फिर कई देशों का नाम भी सामने आता है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के समझ में आ रहा है कि उन देशों की क्षमता ही नहीं है। जिस प्रमाण में चाइना से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, उद्योग बाहर निकलना चाहते हैं, उनको समाहित करने की ताकत ये केवल भारत की है। क्योंकि पिछले 8-9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत को स्ट्रांग लीडरशिप मिली और जिस प्रकार से भारत में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, इस विस्तार के चलते आज भारत में वो सारी संभावनाएं ये ग्लोबल उद्योगों को, बिजनेसेस को दिख रही है। एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक बहुत ही एबल और स्ट्रांग लीडरशिप है, एक डेमोक्रेसी है, एक डेमोग्राफी है। ये सारी चीजों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय उद्योगों की दृष्टि से भारत में एक नया इस प्रकार का अध्याय शुरू करेगा। और जैसे चीन ने वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में अपने आप को विकसित किया, आने वाले दिनों की वर्ल्ड फैक्ट्री ये भारत होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमको फायदा क्या है? तो भारत एक ऐसे समय वर्ल्ड फैक्ट्री बनने जा रहा है जब टेक्नोलॉजी ने एक नई अंगड़ाई ली है। जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और इसके साथ साथ एक ऐसा समय कि जब दुनिया ने
भारत की जो प्राचीन परंपराएं, हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को समझा है और उन विचारों पर चलने का विचार अब दुनिया में चालू है। तो आज जब हम फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बनेंगे तो वर्ल्ड को पोल्यूट करने वाली फैक्ट्री नहीं होगी। आज भारत धीरे धीरे ग्रीन बिजनेसेस का हब बनेगा, धीरे धीरे पर्यावरण पूरक इस प्रकार की जो सप्लाई चेन दुनिया में तैयार होने वाली है, उस सप्लाई चेन की अगुवाई भारत करने वाला है। तो आप इस बात को समझिए कि कितनी नई संभावनाएं तैयार होने वाली है, और ये सारी संभावनाएं हमको लोगों तक पहुंचानी होगी, और ये क्षमता हमारी है। आज हमारे मंच पर बैठे हुए जो एंटरप्रेन्योर्स है, इन्होंने सबने दिखाया है कि हम लोग इस नई व्यवस्था को किस प्रकार से स्वीकार भी कर सकते हैं और उसमें खड़े भी हो सकते हैं और उसमें विकसित भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये तैयारी हमको करनी होगी। आज हम लोग अगर सिलिकॉन वैली का एक अपना वजूद रहा है, उस सिलिकॉन वैली में जाने के बाद वहां पर हमारे ब्राह्मण बच्चों की बहुत बड़ी संख्या हमको देखने को मिलती है। आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारे ब्राह्मण बच्चों की एक बड़ी संख्या हमको देखने को मिलती है। तो ये सारे जो नवाचार है, इसको हम लोग आज एक प्रकार से स्वीकृत कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि समाज ये अपने बच्चों को बताए कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम भी आपकी ताकत है, हम सब लोग मिलकर साथ में हैं, आप अकेले नहीं हैं। एक जो ये निराशा का सुर होता है, इस निराशा के सुर को हमें बदलना होगा। और मेरा विश्वास है कि हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ और इसके जैसी अलग अलग जो संस्थाएं संगठनाएं काम करती है, ये निश्चित रूप से इसको करके दिखाएगी। आज अगर हम लोग ये मान ले कि अलग अलग क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जितने सफल ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इन्होंने केवल इतना भी तय कर दिया कि हम दो दो लोगों की मेंटरशिप करेंगे, केवल मात्र दो दो विद्यार्थियों की मेंटरशिप करेंगे। तो समझ लीजिए कि परिस्थिति बदली हुई दिखेगी। और ये जो हमारे ब्राह्मण तरुणों में कई बार एक निराशा का स्वर दिखता है, वो स्वर तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन देश के विकास में, समाज के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका फिर एक बार हमारे जो ब्राह्मण समाज के युवा है, वो युवा निभा पाएंगे। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम ब्राह्मणों का संगठन है, और ब्राह्मणों का संगठन कभी संकुचित नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने कभी संकुचित विचार नहीं किया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेंटरशिप करते हुए अगर हम दो ब्राह्मण समाज के तरुणों का मेंटरशिप करेंगे, तो कम से कम एक अन्य समाज के तरुण की मेंटरशिप भी हमने करनी चाहिए। देखिए, ब्राह्मणत्व ये एक जीने की एक कला है, इसको जीना पड़ेगा, ये एक संस्कार है। और ये संस्कार हमको सिखाता है कि हमको विश्व का ही विचार करना पड़ेगा, हमको वसुधैव कुटुंबकम का ही विचार करना पड़ेगा। हम छोटा विचार कर ही नहीं सकते, हम केवल अपना विचार कर ही नहीं सकते। ये बात तो ठीक है कि संक्रमण की अवस्था में जब हमारे कुछ अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो अपने अस्तित्व के लिए हमको शायद थोड़ा अपना विचार करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारा अंतिम तत्व नहीं हो सकता। हमारा अंतिम तत्व और अंतिम सत्य तो ये है कि ब्राह्मण समाज को सबके लिए सोचना होगा, सबके लिए मूल्य तैयार करने पड़ेंगे, और वो अगर तैयार करने तो हमारा समाज जब सक्षम होगा तभी हम औरों की सोच सकेंगे। और इसीलिए ये जो ब्रह्मोद्योग जैसे आयोजन है, इन आयोजनों को हम और विस्तारित कैसे कर पाए,
सारे राज्यों में जिलों तक हम इसको कैसे ले पाए, हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो किस प्रकार से मोटिवेट कर पाए, ये सारी चीज़ों को हमको करना होगा। और उसकी एक बहुत अच्छी पहल ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने की है। और जैसा प्रहलाद जी ने भी कहा, मैं भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं स्वयं भी जो भी आप मुझे काम कहेंगे, जो भी आप मुझे इसमें योगदान देने को कहेंगे, जिस प्रकार की भी जिम्मेदारी आप देंगे, उस जिम्मेदारी का निर्वाह मैं निश्चित रूप से करूँगा। आज आपने यहाँ निमंत्रित किया और ये सभी देश भर से आए हुए जो हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं, अग्रज है, इन सबसे बात करने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।